क्या आप जानते हैं कि जिस धरती पर आज हम चलते हैं वहां कभी 100 फीट ऊंची और 50 टन भारी दैत्यों का राज था। एक ऐसा साम्राज्य जो 16 करोड़ सालों तक अटूट रहा, लेकिन फिर अंतरिक्ष से आई एक मौत ने सब कुछ राख कर दिया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या काल चक्र का कोई गुप्त इशारा? आज सनातन राष्ट्र भारत पर हम समय की परतों को खोलेंगे और देखेंगे डायनासोरों का उदय और उनका महाप्रलय। नमस्कार, सनातन राष्ट्र भारत के सभी दर्शकों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो में दिखाए गए सभी दृश्य और विजुअल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI द्वारा निर्मित है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के लिए बनाई गई है। इस AI प्रयास को केवल एक मनोरंजन और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पृथ्वी एक आग का गोला थी। करोड़ों साल बीते, बारिश हुई और समंदर बने। अब समय था मेसोजोइक एरा यानी मध्यजीवी महाकल्प का। पृथ्वी अब हरी भरी होने लगी थी। ऊंचे ऊंचे फर्न के पेड़ और घने जंगल उग रहे थे। ऑक्सीजन का स्तर आज से कहीं ज्यादा था और यही वजह थी कि यहाँ के जीव इतने विशालकाय होने वाले थे। कहानी शुरू होती है ट्रायसिक काल से। उस समय सारी धरती एक ही विशाल महाद्वीप थी जिसे पैंजिया कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे रेंगने वाले जीवों से विकास शुरू हुआ। ईओरैप्टर जैसे शुरुआती डायनासोर अभी आकार में छोटे थे, लेकिन उनकी फुर्ती और शिकार करने का तरीका उन्हें बाकी जीवों से अलग बना रहा था। धीरे धीरे उन्होंने पूरी धरती पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, जुरासिक युग आया। ये डायनासोरों का स्वर्ण काल था। अब धरती पर ब्रैकियोसॉरस जैसे जीव थे जिनकी गर्दन बादलों को छूती थी। एक ऐसा जीव जो एक बार में कई टन वनस्पतियां खा जाता था। लेकिन जहां शाकाहारी जीव थे वहां शिकारी भी पनप रहे थे। एलोसौर जैसे शिकारी झुंड बनाकर हमला करते थे। प्रकृति का संतुलन बना हुआ था और इन जीवों को रोकने वाला कोई नहीं था। समय और आगे बढ़ा। अब दुनिया में सबसे खूंखार शिकारी का जन्म हुआ, टायरानोसॉरस रेक्स। इसकी एक दहाड़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी और इसके जबड़ों की ताकत किसी भी कार को कुचलने के लिए काफी थी। पृथ्वी अब आज की तरह दिखने लगी थी। महाद्वीप अलग हो रहे थे और फूल वाले पौधे पहली बार धरती पर दिखाई दे रहे थे। सिर्फ जमीन ही नहीं, उस समय पृथ्वी के गहरे नीले समंदर भी किसी नर्क से कम नहीं थे। जुरासिक और क्रिटेशियस काल के दौरान समुद्रों में मोजासॉरस और प्लेजिसॉर जैसे विशालकाय जीव राज करते थे। मोजासॉरस इतना बड़ा था कि वो एक पूरी शार्क को एक बार में निगल सकता था। उसके जबड़े आज के मगरमच्छों से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। सोचिए, एक ऐसा समंदर जहां लहरों के नीचे 50 फीट लंबे शिकारी घात लगाए बैठे हों। जमीन और पानी के बाद अब नजर डालते हैं आसमान पर। डायनासोरों के दौर में पक्षी नहीं बल्कि टेरासॉर्स उड़ते थे। इनमें सबसे विशाल था क्वेट्ज़ेलकोट्लस, जिसके पंखों का फैलाव एक छोटे हवाई जहाज के बराबर था। जब ये आसमान में उड़ता था तो धरती पर अंधेरा छा जाता था। ये केवल कीड़े मकोड़े ही नहीं बल्कि छोटे डायनासोरों को भी उठाकर ले जाता था। आसमान में इनका कोई दुश्मन नहीं था। अक्सर हम डायनासोरों को सिर्फ लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उनका जीवन इससे कहीं ज्यादा जटिल था। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मायासौरा जैसे डायनासोर अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए जाने जाते थे। वे बड़े बड़े घोंसले बनाते थे और अपने बच्चों को तब तक खाना खिलाते थे जब तक वे खुद शिकार करने लायक न हो जाएं। वहीं वेलोसिरैप्टर्स जैसे छोटे लेकिन बुद्धिमान शिकारी हमेशा झुंड में हमला करते थे। उनकी रणनीति इतनी सटीक होती थी कि बड़े से बड़ा जीव भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी विशालकाय जीवों का वर्णन मिलता है। क्या ये डायनासोर वही तिमिंगिल थे जो समुद्र के जहाजों को निगल जाते थे, या वे गज जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े थे? विज्ञान इन्हें डायनासोर कहता है, लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं में इन्हें पाताल और आकाश का रक्षक माना गया है। ये मेल दर्शाता है कि प्रकृति का चक्र हमेशा से ही विशाल और अद्भुत रहा है। डायनासोरों का अंत केवल एक प्रजाति का खात्मा नहीं था, बल्कि वो पूरी पृथ्वी के लिए एक रीसेट बटन था। आकाश में धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया था। हजारों सालों तक पृथ्वी पर काली रात छाई रही। चारों तरफ जमी राख के नीचे जीवन की लौ बुझने की कगार पर थी। लेकिन प्रकृति का नियम है, विनाश के गर्भ से ही सृजन का जन्म होता है। जब धूल छटी और सूरज की पहली किरणें फिर से जमीन पर पड़ी तो दुनिया बदल चुकी थी। विशालकाय डायनासोर अब इतिहास बन चुके थे और उनकी जगह अब छोटे छोटे स्तनधारी जीवों यानी मैमल्स ने ली। वे जीव जो अभी तक चूहों की तरह जमीन के नीचे छिपकर रहते थे अब बाहर निकल रहे थे।
बिना किसी बड़े शिकारी के डर के ये जीव अब विशाल होने लगे। इन्हीं में से कुछ जीवों ने हाथी के पूर्वज मैमथ का रूप लिया और खूंखार दांतों वाले सेबर टूथ टाइगर का। लेकिन काल चक्र का अगला पड़ाव अभी बाकी था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान फिर से गिरने लगा। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से बर्फ की चादर फैलने लगी। ये था हिमयुग यानी आइस एज। नदियां जम गईं, समुद्र का जल स्तर घट गया और पूरी पृथ्वी एक सफेद चादर में लिपट गई। ये संघर्ष का समय था। इसी कठिन दौर में जीवों ने खुद को बचाना सीखा। उन्होंने भोजन की तलाश में मीलों का सफर तय किया और इसी संघर्ष में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस को जन्म दिया। इसी युग के दौरान एक और चमत्कार हुआ। भारत की टेक्टोनिक प्लेट तेजी से एशिया से टकराई और जन्म हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर हिमालय का। जिसे हम सनातन धर्म में देवताओं का वास कहते हैं, वो हिमालय इसी काल चक्र की देन है। इस टकराव ने मॉनसून के चक्र को जन्म दिया और भारत की पवित्र भूमि को उपजाऊ बनाया, जहां भविष्य की महान सभ्यताएं पनपने वाली थीं। जैसे जैसे बर्फ पिघलनी शुरू हुई, जंगलों की जगह घास के मैदानों ने ले ली। अब एक ऐसे जीव का उदय हो रहा था जो केवल ताकत पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि पर भरोसा करता था। एक ऐसा जीव जो सीधे खड़ा होना सीख रहा था, जिसके हाथों ने पत्थर को हथियार बनाना शुरू कर दिया था। करोड़ों साल के इस लंबे सफर के बाद पृथ्वी अब अपने सबसे बुद्धिमान संतान का स्वागत करने के लिए तैयार थी। डायनासोरों की राख से लेकर हिमयुग की बर्फ तक पृथ्वी ने हर प्रलय को सहा है। लेकिन अब समय आ गया है काल चक्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का। वो अध्याय जहां से हमारी अपनी कहानी शुरू होती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इन कठिन परिस्थितियों से निकलकर आदि मानव का उदय हुआ और कैसे शुरू हुआ सतयुग की ओर हमारा सफर। सनातन राष्ट्र भारत के साथ बने रहें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।